एपिसोड 5। मोरा ने सपने में पहाड़ियों में बसी इस हवेली को देखा जिसके बाहर बनी कबर पर वेकअप लिखा था। मोरा की कॉन्शियसनेस अब फिर से उस मेंटल हॉस्पिटल वाले मेमोरीज को जाने लगी। फिर गार्ड्स ने मोरा को इस कुर्सी पर बांधकर ब्लैक लिक्विड वाला इंजेक्शन लगाया। वेकअप की आवाज सुनते ही मोरा सपने से बाहर आ गई। नींद से जागते ही मोरा ने देखा कि सबने उस बच्चे को इस कैबिनेट के अंदर बंद करके रखा था। बच्चे के उस टेलीपोर्टेशन वाले स्टंट के बाद आइक भी उसे खतरे की नजर से देखने लगा था। बच्चे को कैद से बाहर निकालने से पहले इसे आइक के सवालों के जवाब देने होंगे कि आखिर इसका नाम प्रोमीथियस के पैसेंजर लिस्ट में कैसे आया। लोअर डेक में रह रहे रिबल्स अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित हो रहे थे। 4 दिन में इनकी शिप किनारे पर पहुंच जाएगी। उस जमाने में म्यूटिनी या कैप्टन के खिलाफ गद्दारी करने की सजा सीधा मौत थी। आइबन ने इनडायरेक्टली सजेशन देते हुए कहा कि इन्हें म्यूटिनी वाले राज को छुपाने सारे गवाहों की कुर्बानी दे देनी चाहिए। यह सुनते ही चो समझ गई कि इनकी मम्मी अब पूरी तरह से सटिया गई है। चो ने क्रिस्टर को समझाया कि आइबन को गॉड की आवाज नहीं आती बल्कि उसे कोई दिमागी बीमारी है। ये दोनों अमेरिका पहुंचते ही अपने पेरेंट्स को छोड़ने वाले थे, लेकिन क्रिस्टर की हरकतें देख के टो को नहीं लग रहा कि वो उनके सर फिरे मम्मी का कभी साथ छोड़ेगा। लूशियन ने क्लेमेंस को बताया कि वो कोई लेफ्टिनेंट नहीं बल्कि एक फ्रॉड है जिसने पैसे और अच्छी जिंदगी के बदले क्लेमेंस की फैमिली से झूठ बोला था। जो पार्टी बदलकर आइक की गैंग को ज्वाइन करने चली गई। डाइनिंग रूम पहुंचते ही उसे उस बच्चे के बारे में पता चला। सबके मना करने के बावजूद भी मोरा उस बच्चे को आजाद करने चली गई। ये तभी एक पैसेंजर ने डर के मारे उस पर गोली चला दी, लेकिन इससे पहले कि वो गोली मोरा तक पहुंचे उस बच्चे ने पिरामिड की मदद से समय को रोक लिया। सब कुछ मानो एकदम थम सा गया। फिर वो बच्चा कंफ्यूज मोरा का हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर ले गया। टाइम की वापस शुरू होते ही सबने देखा कि सामने मोरा और उस बच्चे का कोई अता पता नहीं था। कुछ देर बाद ही इनकी शिप में सायरन बजने लगा। आइक ने अपनी गैंग को बताया कि उन्हें जल्द से जल्द शिप का कंट्रोल वापस ले लेना चाहिए। रिबेल्स अमेरिका पहुंचने के चक्कर में ऑलरेडी बहुत सारा कोयला जला चुके थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2 दिन में इनकी शिप बीच समंदर में अटक जाएगी। सायरन के बंद होते ही शिप में टिक टैक की आवाज आने लगी। इस आवाज को सुनते ही शिप के मैक्सिमम पैसेंजर्स हिप्नोटाइज होकर नीचे पानी में कूदने लगे, जिनमें क्रेस्टर और लिंगी की मां भी शामिल थी। बस अब बहुत हो गया, मोरा को जवाब चाहिए थे। फिर उस बच्चे ने कागज पर लिखकर मोरा से कहा कि कोई इन पर नजर रखे हुए है, और इसने इसके कान में हल्के से कहा कि मोरा को ये सारे जवाब बस क्रिएटर ही दे सकता है। सेबेस्टियन फिर से इस मशीन के पास जाकर नए कोड एंटर करने लगा। फिर वो बच्चा मोरा को बेड के नीचे बनी टाइल टनल में ले गया। बच्चे ने ग्रीन बीटल की मदद से टनल का दरवाजा खोल दिया। टनल के उस पार मोरा के मेमोरीज में दिख रही लोकेशन थी, मानो एक टाइप का पॉकेट डायमेंशन। लेकिन टनल के बाहर आते उस बच्चे का कोई अता पता नहीं था। हवेली के बाहर बनी इस कबर को देखते ही मोरा ने उसके नेकलेस को कस के पकड़ लिया। डैनियल भी उसके मैकेनिकल डिवाइस की मदद से टनल के जरिए इनके पीछे चला आया, पर इस बार इसे मोरा नहीं बल्कि वो बच्चा दिखा। मोरा उस हवेली का राउंड लगाने गई थी। बच्चे की इस हरकत को देखकर डैनियल काफी डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि मोरा को यहाँ लाकर उस बच्चे ने अपनी लोकेशन भी लाइव कर दी। लेकिन उस बच्चे को इस नई डेवलपमेंट से काफी उम्मीदें थी। आज तक ये लोग एक भी बार इतने आगे तक नहीं आए थे। बच्चे को लगा था कि शायद मोरा को यहाँ लाते ही उसकी याददाश्त वापिस आ जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। डैनियल को इस शिप के डूबने से पहले अब सब कुछ ठीक करना होगा। हिप्नोटाइज होने से बचने के लिए सारे अपने आप को रूम में बांध कर रखने लगे। जेरोम ने लूशियन के रूम में जाकर मिया बीवी के साथ खुद को भी बांध दिया। आइवन टिक टैक की आवाज से हिप्नोटाइज होकर बाहर जाने लगी, लेकिन एंकर और टो ने उसे भी पकड़कर बेड से बांध दिया। तभी विल्हेम को कंपनी से फिर से सिंक शिप वाला मैसेज आया। डैनियल इंजन रूम में जाकर उस स्टीम प्रेशर मशीन को हैक करने लगा। अगर इसने जल्दी रहते सब ठीक नहीं किया तो सब कुछ फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। यहीं हमें पता चला कि डैनियल इस मैकेनिकल डिवाइस की मदद से पैसेंजर्स को शट डाउन भी कर सकता है। ये हवेली ही मोरा का सपनों वाला मेंटल हॉस्पिटल है। रूम नंबर 1011 में दाखिल होते ही मोरा के पापा ने उससे किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन पूछी, बट पहले मोरा को अपने भाई के बारे में जानना था। बेटे के गलत सवालों से परेशान होकर पापा जी ने उसे ब्लैक इंजेक्शन लगाकर फिर से जगा दिया। होश आने पर मोरा ने देखा कि वो अपने रूम के बेड पर पड़ी थी। रूम के बाहर आते ही आइक ने इसे धर दबोचा। मोरा ने आइक को समझाते हुए कहा कि डाइनिंग रूम में किसी तरह उस बच्चे ने समय को रोक दिया था। इतना ही नहीं, मोरा फ्रैंकलिन का असली नाम मोरा सिंगलटन है। फ्रैंकलिन उसका मेडन सरनेम था, यानी मोरा एक्चुअल में हेनरी सिंगलटन की बेटी है।
वही हेनरी सिंगलटन जिसने ये शिप्स खरीदे थे। मोहरा को पूरा यकीन है कि उसके पापा ने ये शिप्स ह्यूमन के दिमाग और बिहेवियर पर रिसर्च करने के लिए खरीदे होंगे। यानी शिप पर मौजूद सारे पैसेंजर हेनरी सिंगलटन के टेस्ट सब्जेक्ट्स थे। मोहरा के भाई को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसके पापा हमेशा होशियार मोहरा को ही ज्यादा भाव दिया करते थे, इसलिए मोहरा को छेड़ने उसे हेनरी के नाम से पुकारता था। 4 महीने पहले मोहरा का भाई उसे उनके पापा से रिलेटेड कोई सीक्रेट बताने वाला था, लेकिन उस दिन के बाद से प्रोमीथियस शिप के साथ साथ मोहरा का भाई भी कहीं गायब हो गया। इसीलिए मोहरा को लगता है कि शायद उसका भाई प्रोमीथियस पर था। तभी आइक के कमरे में मोहरा की नजर इस ग्रीन बीटल पर पड़ी। मोहरा फौरन इस बीटल की मदद से टनल को खोलकर आइक के मेमोरीज में चली गई। यस, सही समझे, बेड के नीचे बने ये टनल पैसेंजर्स की मेमोरीज हैं, स्पेशली उनके डार्क मेमोरीज। मोहरा ने कंफ्यूज आइक को समझाया कि ऐसा ही एक मेमोरी पैलेस मोहरा के बेड के नीचे भी बना है। विलियम ने परेशान होकर सेबास्टियन को सिंक शिप वाला मैसेज दिखाया। शायद अब कंपनी ने खुद अपनी ही शिप डुबाने को कह रही थी। विलियम को लगता है कि आइक बिल्कुल ठीक बोल रहा था, इन्हें यूरोप वापस लौट जाना चाहिए था। यह सुनते ही सेबास्टियन ने उसके मैकेनिकल डिवाइस की मदद से विलियम को शट डाउन कर दिया। ऊपर आते ही मोहरा ने आइक को बताया कि शायद ये किसी फेक रियलिटी में जी रहे हैं, एक तरह का सपना जिसे मोहरा इससे पहले बहुत बार जी चुकी है। मोहरा को टूटा फूटा याद है कि वो उस मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टर थी, बट बाद में उसके पापा ने इसकी याददाश्त करप्ट कर दी और अब मोहरा खुद को उसी हॉस्पिटल की पेशेंट समझ रही थी। प्रोमीथियस की पैसेंजर लिस्ट में मोहरा का नाम कैसे आया, इसका उसे भी कोई आइडिया नहीं। यह सुनते आइक ने मोहरा को बताया कि प्रोमीथियस के सारे डॉक्यूमेंट्स पर आइक के सिग्नेचर थे, यानी उस शिप का कैप्टन भी आइक ही था। यहाँ जो भी हो रहा है उसका कोई सेंस नहीं बन रहा था। डैनियल ने किसी तरह समय रहते उस मशीन को हैक करके टिक टैक की आवाज रोक दी। ये देखकर सारे पैसेंजर की जान में जान आई। आइवन भी हिप्नोटिज्म स्टेट से बाहर आ गई। शिप पर अब बस गिने चुने पैसेंजर जिंदा बच गए थे, मोस्टली शो के मेन कैरेक्टर्स। तभी डैनियल ने सबको बुरी खबर दी कि इनकी कंपनी का नया सिंक शिप वाला मैसेज प्रोमीथियस के लिए नहीं, बल्कि इनकी अपनी शिप केरबेरोस के लिए है। यानी कंपनी इन्हें अपनी ही नैया डुबाने को बोल रही थी। दूसरी तरफ एक गार्ड ने हेनरी सिंगलटन को बताया कि केरबेरोस शिप पर भारी गड़बड़ चली हुई है। शिप से मैंने मैसेज को पढ़ते ही हेनरी समझ गया कि इनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, इन्हें जल्द से जल्द उस बच्चे को ढूंढना होगा। फिर हमने देखा कि हेनरी के उस हवेली वाले ऑफिस के बाहर ही एक बड़ा सा पिरामिड बना हुआ है। एपिसोड 6 की शुरुआत टो के बुरे सपने से हुई, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अपने भाई को खोने के बाद अब टो भी उस बच्चे की जान के पीछे पड़ गई। इसे लगता है कि शायद आइवन ठीक कह रही थी, उस बच्चे में कोई शैतानी शक्ति है। लेकिन जल्दी इनका ध्यान दूसरी बड़ी प्रॉब्लम की ओर चला गया। अचानक से इंजन के बंद हो जाने से इनकी शिप समुद्र के बीच रुक गई। आइक ने फौरन शिप का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और सबको उनके नए ड्यूटीज समझा दिए। आइक और मोहरा उस बच्चे को ढूंढने जाएंगे। ओलेग के साथ आधे लोग इंजन को फिर से रिस्टार्ट करने जाएंगे और बचे हुए आधे शिप में सर्वाइवर्स को ढूंढेंगे। इसी दौरान टो के पेरेंट्स सेबेस्टियन और रमीरो के साथ टेलीग्राफ से इमरजेंसी सिग्नल भेजने की कोशिश करेंगे। बाहर शिप की दीवारों पर यह अजीब सा ब्लैक मटेरियल उगने लगा था। डैनियल ने सबको वार्निंग दी कि इसे गलती से भी हाथ मत लगाना। सर्वाइवर्स को ढूंढते वक्त टो को शिप में हेलुसिनेशंस आने लगे। मोहरा टाइल टनल के जरिए आइक को अपने मेमोरीज में लेकर चली गई। मोहरा ने इसे बताया कि यह मेंटल हॉस्पिटल मोहरा के पापा ने बनाया था। वो और उसका भाई यहीं पर पले बड़े थे। अल्जाइमर जैसी किसी बीमारी की वजह से इनकी मां सब कुछ भूलने लगी थी, यहां तक कि वो अपने हस्बैंड और बच्चों को तक भूल गई। बस उसके बाद से ही हेनरी ने अपनी सारी जिंदगी उसका इलाज करने में लगा दी। हेनरी ने यह मेंटल हॉस्पिटल भी मोहरा की मां का इलाज करने के लिए ही बनाया था। तभी आइक ने देखा कि मेंटल हॉस्पिटल के अंदर की दीवारें शिप के मटेरियल से बनी थी। इसका मतलब यह फेक रियलिटी या पॉकेट डायमेंशन वाकई में शिप के अंदर मौजूद है। सर्वाइवर्स को ढूंढते वक्त वर्जीनिया ने उस ब्लैक मटेरियल को टच करके देखा। हाथ लगाते हुए मटेरियल धीरे धीरे वर्जीनिया की बॉडी पर फैलने लगा। कॉरिडोर में घूमते वक्त टो अचानक से उसकी पास्ट मेमोरीज में चली गई। तो कहानी यह है कि क्रिस्टर का उसके मालिक के बेटे के साथ अफेयर चला था। क्रिस्टर की यह हरकत देखकर मालिक उसे गोली मारने वाला था। गोली क्रिस्टर के चेहरे को छू कर निकली और इस तरह से उसे यह जख्म मिला। फिर मालिक ने गुस्सा होकर टो को बेहोश कर दिया और सारी फैमिली के सामने उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। होश आते ही टो ने उस रेपिस्ट आदमी को मार दिया। यानी टो के पेट में इस बंदे का बच्चा है।
इंजन रूम पहुंचते ही सारे काम पर लग गए। लूशियन ने जेरोम से माफी मांगते हुए कहा कि वो जल्द ही मरने वाला है। अपनी इसी जानलेवा बीमारी का इलाज करने लूशियन अमेरिका जा रहा था, जहां का एक डॉक्टर लूशियन के दिमाग पर एक्सपेरिमेंट्स करने वाला था। फिर जेरोम ने इसे बताया कि सब कुछ पाने के बावजूद भी कर्मा ने आखिरकार लूशियन से बदला ले ही लिया। फाइनली इनकी मेहनत रंग ले आई और ये इंजन को फिर से स्टार्ट करने में कामयाब हो गए। सेबास्टियन उसके साथियों को चकमा देकर डाइनिंग रूम के कैबिनेट से कहीं टेलीपोर्ट हो गया। ब्रिज पहुंचते रेमिरो की टीम ने डिसाइड किया कि वो कैप्टन के बिना ही शिप को चलाना शुरू करेंगे। तभी एंकर ने देखा कि शिप के सारे मैनुअल्स पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, मे योर कॉफी किक इन बिफोर द रियलिटी डज। अक्सर ऐसे कोकी कोड्स तो कॉफी मग्स पर लिखे होते हैं। सेबास्टियन शिप से टेलीपोर्ट होकर हेनरी से मिलने चला गया। हेनरी ने इसे वार्निंग दी कि ट्रांसफर के पूरा होने से पहले इन्हें किसी भी हालत में बच्चे और ब्लैक पिरामिड को ढूंढना होगा। फिर हमने देखा कि हेनरी के ऑफिस के बाहर भी बिल्कुल उस शिप जैसे ही ब्लैक आर्टिफैक्ट्स उगे हुए थे। शायद इनका कनेक्शन इस बड़े वाले पिरामिड के साथ होगा। वो ब्लैक मटेरियल धीरे धीरे मौरा के मेमोरीज में भी पहुंच गया। तभी वहां पर डैनियल आ गया। डैनियल को वहां देखकर दोनों समझ गए कि इस सब में डैनियल भी किसी तरह से मिला हुआ होगा। डैनियल ने अपने मैकेनिकल डिवाइस की मदद से आइक को किसी दूसरे लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर दिया। डैनियल बार बार मौरा को समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्लीज अपने पास्ट को याद करने की कोशिश करो। फिर डैनियल ने मौरा को बताया कि वो उसका हस्बैंड है। इनकी शादी 12 साल पहले हो गई थी, लेकिन मेमोरीज करप्ट होने की वजह से मौरा सब कुछ भूल गई। मौरा को अब भी डैनियल की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। मौरा ने डैनियल की बातें इग्नोर करके उसे रूम नंबर 1011 में कैद कर दिया। मौरा ने वो मैकेनिकल डिवाइस भी छीन लिया था। वो उसे वहीं मेंटल हॉस्पिटल में बंद करके गुस्से से बाहर चली गई। हेनरी अपने ऑफिस में बैठा ये सब कुछ लाइव टीवी पर देख रहा था। तभी मौरा का ध्यान गया कि हॉस्पिटल के बाहर की दुनिया भी फेक डिस्प्ले से घिरी हुई थी। डिस्प्ले पैनल उखाड़ कर देखने पर पीछे मौरा को वही शिप की मेटल दीवार मिली। मौरा ये सब देखकर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। पूरी शिप की तलाशी करने के बावजूद भी टो की गैंग को एक भी सर्वाइवर नहीं मिला, इंडिकेटिंग कि अब बस शिप पर इतने ही लोग जिंदा बच गए। सभी सबका ध्यान गया कि जल्दी इनकी शिप एक भयानक समुद्री तूफान का शिकार बनने वाली थी। एपिसोड 7 में हमने डैनियल के मेमोरीज को देखा। डैनियल ने सपने में देखा कि वो और मौरा बेडरूम के फर्श पर गद्दी डालकर क्वालिटी टाइम बिता रहे थे। मौरा के बाहर जाने से पहले ये दोनों रियलिटी और सिमुलेशन के कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे थे। मौरा के बाहर जाने के कुछ देर बाद ही यहाँ पर साइरन्स बजने लगे। यहाँ किसी सिस्टम शटडाउन की इमरजेंसी अनाउंसमेंट हो रही थी। डैनियल ने बाहर जाकर देखा कि मौरा अचानक से कहीं गायब हो गई। शायद इनका घर उस हॉस्पिटल के आसपास ही कहीं था। होश आते डैनियल ने देखा कि वह अब भी मौरा के मेमोरीज वाले रूम नंबर 1011 में अटका हुआ था। मौरा के वहां से जाने के बाद डैनियल बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। फिर डैनियल दीवारों में बने पैनल्स को खोलकर शिप के वायरिंग सिस्टम में घुस गया। इस माया जाल को पार करते वक्त डैनियल सारे पैसेंजर्स की मेमोरीज से होकर गुजरा। यानी बेड के नीचे बने ये पॉकेट डायमेंशन, ड्रीम सिमुलेशन या मेटावर्स रूम्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड थे, सारे पैसेंजर्स के या फिर एटलीस्ट सारे मेन कैरेक्टर्स के। बाय द वे, अब तक हमने ओलेग और रेमिरो के मेमोरीज नहीं देखे हैं। तूफान को देखकर सारे पैसेंजर्स की खटिया खड़ी हो गई। रेमिरो और क्लेमेंस चेतावनी देने इंजन रूम चले गए। बाकी कैप्टन आइक को ढूंढते हुए सबको आगाह करने लगे। उस ब्लैंक ऑब्जेक्ट को छूने के बाद से ही वर्जीनिया की हालत लगातार बिगड़ते जा रही थी, तो उसने वहीं ब्रिज पर रुककर मौरा के आने का इंतजार करने का फैसला किया। कुछ देर बाद ही आइक को ढूंढते हुए यहाँ मौरा भी पहुंच गई। अनफॉर्चुनेटली मौरा ने आज तक ऐसा कोई इन्फेक्शन नहीं देखा था, यानी वह चाहकर भी वर्जीनिया की मदद नहीं कर सकती। सेबेस्टियन टेलीपोर्ट होकर वापस शिप पर चला आया। फिर इसने अलमारी में छुपे इस टैबलेट की मदद से उस बच्चे की लोकेशन पता लगा ली, जो कि मौरा के मेमोरीज में बनी कब्र के अंदर छुपा था। आइबन का मानना था कि ये तूफान ऊपर वाले ने भेजा है, इन्हें सब कुछ छोड़ छाड़कर इस तूफान में डूब जाना चाहिए, क्योंकि अपेरेंटली यही ऊपर वाले की मर्जी थी। फ्रांस और जो बल्क हेड्स बंद करने चले गए ताकि लहरों से टकराने के बाद पानी शिप के अंदर न घुस पाए। आइक की गैर मौजूदगी में ओलेग लिंगी के साथ शिप को कंट्रोल करने चला गया। फ्रांस ने बाकी सबको बताया कि इंजन को चालू रखने वो बॉयलर में कोयला डालते रहे। मौरा रूम नंबर 1013 में चली गई, जहां पर डैनियल रह रहा था। यहीं पर इसे अपने खुद की फोटोग्राफ भी मिली। फिर बेड के नीचे बनी टाइल टनल के जरिए ये डैनियल के मेमोरीज में चली गई। रूम में पहुंचते ही मौरा को अपने पास से रिलेटेड हल्के फुल्के फ्लैशबैक्स आने लगे। टेबल पर रखे इन फोटोज को देखकर मौरा समझ गई
कि डैनियल शायद सच बोल रहा था। मौरा उसकी बीवी है और ये बच्चा एक्चुअल में मौरा और डैनियल का ही बेटा है। दूसरी तरफ डैनियल टनल से होते होते वापस मौरा के मेमोरीज में चला गया। इस कबर के नीचे बने रूम में इनका बेटा छुपा हुआ था। डैनियल ने बच्चे को बताया कि जल्द ही सब कुछ बंद होने वाला है और सिस्टम के शटडाउन होते ही लूप फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा। इसके बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मौरा की याददाश्त वापस नहीं आई। डैनियल को अब किसी भी हालत में शटडाउन से पहले मौरा को इस फेक रियलिटी से बाहर निकालना होगा ताकि वो इस लूप को फिर से रिपीट होने से रोक पाए। तब तक इस बच्चे को यहीं छुप कर रहना होगा ताकि हेनरी इसे ढूंढ ना पाए। वापस जाने से पहले इस बच्चे ने डैनियल को ये वेडिंग रिंग थमा दी। डैनियल मौरा को ढूंढते हुए अपनी मेमोरी में चला गया जहां मौरा फुल कंफ्यूजन में इन फोटोज को देख रही थी। डैनियल ने मौरा को बताया कि वो सच बोल रहा है और इनके बेटे का नाम एलियट है। मौरा को अब भी इसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। अगर वाकई में एलियट इनका बेटा है तो फोटोज देखने के बाद भी इसे कुछ अंदर से फील क्यों नहीं हो रहा? क्या मौरा के मेमोरीज इतने खराब हो गए? मौरा को फील करवाने डैनियल ने इसे किस तक कर दिया, बट अब भी इसे सब कुछ टूटा फूटा याद आ रहा था। डैनियल ने मौरा को समझाया कि वो सारे एक सिमुलेशन में अटके हुए हैं। सिमुलेशन से बाहर निकलने मौरा को जागने की जरूरत है। वेक अप। अगर सिस्टम शटडाउन होने से पहले मौरा नहीं जागी तो ये सिमुलेशन लूप फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा। तभी अचानक रूम में साइरन्स बजने लगे। ऊपर आते डैनियल ने मौरा को बताया कि इस फोर्स शटडाउन को रोकने का एक सीक्रेट कोड है जिसके बारे में सिर्फ मौरा ही जानती थी। याददाश्त खोने से पहले मौरा ने वो कोड किसी ऑब्जेक्ट वगैरह में छुपाया होगा। यह सुनते ही मौरा का ध्यान सीधा उसके नेकलेस की ओर गया। मौरा के उस नेकलेस में एक चाबी छुपी हुई थी। अगर ये दोनों समय रहते शटडाउन को नहीं रोक पाए तो बाकी सिमुलेशंस की तरह ये रियलिटी भी आर्काइव्ड सिमुलेशन में शिफ्ट हो जाएगी। आर्काइव्ड एरिया यानी ये शिप्स का कबाड़ खाना। डैनियल ने आइक को टेलीपोर्ट करके भी इसी शिप के कब्रिस्तान में भेजा था। यहां रखी हर एक शिप एक अलग फेल्ड सिमुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। डैनियल इससे पहले ऐसे डजन भर सिमुलेशन जीत चुका है। हर सिमुलेशन शटडाउन होने से पहले ऑलमोस्ट 8 दिनों तक चलता है। एपिसोड 7 खत्म होते होते शो के मेन कैरेक्टर्स भी मरने लगे। लिंगी अपने माँ के इल्यूजनेशंस का पीछा करते हुए बाहर तूफान में चली गई। लिंगी को बचाने के चक्कर में बेचारे ओलेग ने अपनी जान गंवा दी। एंजल मलबे के नीचे दबकर मर गया लूशियन सीजर के अटैक से। तो एंकर और आइबन ऊपर वाले को खुश करने के चक्कर में, ऊपर वाले को तो सिर्फ आइबन खुश करना चाहती थी, लेकिन रियलिटी पता होने के बावजूद भी एंकर ने आखिरी दम तक उसका साथ नहीं छोड़ा। धीरे धीरे ये पानी शिप के बाकी एरिया में भी घुसने लगा। टो को बचाने के चक्कर में फ्रांस ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। सेबेस्टियन ने मौरा के मेमोरीज में जाकर एलियट को किडनैप कर लिया और उसे लेकर सीधा हेनरी के पास चला गया। हेनरी अपने ऑफिस में बैठा केरबेरोस पर सबको मरते देख रहा था। हेनरी ये देखकर काफी डिसअपॉइंटेड था कि साला ये ह्यूमंस हर सिमुलेशन में बस अपने इमोशंस के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं। अगर वो इमोशंस की बजाय लॉजिक को चुनते तो एटलीस्ट खुद की जान तो बचा लेते। हेनरी का मानना है कि इमोशंस इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी है। फिर हेनरी ने अनाउंसमेंट करके मौरा और डैनियल को बताया कि एलियट उनके पास है। अगर अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो चाबी लेकर सीधा हेनरी से मिलने चले आना। यही हमें पता चला कि मौरा ने वो सीक्रेट कोड इस ब्लैक पिरामिड के अंदर छुपा के रखे थे, लेकिन इस कोड को एक्सेस करने के लिए इन्हें उस नेकलेस वाली चाबी की जरूरत पड़ेगी। शटडाउन का काउंटडाउन खत्म होते ही केरबेरोस भी एक बड़े से भंवर से होते हुए आर्काइव्ड एरिया में पहुंच गई। काफी कमाल का सीन था ये। आर्काइव्ड पहुंचते ही सबने देखा कि प्रोमीथियस और आइक ऑलरेडी इनसे पहले इधर पहुंच चुके थे। अगेन किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। और यहाँ होता है एपिसोड 7 खत्म। धीरे धीरे भी शो की सारी कड़ियां जुड़ने लगी थी। एपिसोड 7 तक आते आते मुझे भी लगा था कि एंडिंग शायद काफी प्रिडिक्टेबल होगी, लेकिन एपिसोड 8 की एंडिंग ने तो दिमाग और भी ज्यादा घुमा दिया, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one.